Good morning everybody students. I am Pawar sir. Today we are going to learn political science 10th standard. First lesson name is working of the constitution. इसके पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल today's date standard and subject. Standard 10 subject political science, date 25 July 2020, and first topic name is working of the constitution. Constitution. Yesterday, introduction and first point democracy started. Okay, and today now start the democracy right to vote. देखो आज हम राइट टू वोट ये पॉइंट स्टार्ट करने वाले. इसके पहले हमारा इंट्रोडक्शन और डेमोक्रेसी में का पॉलिटिकल मैच्योरिटी ये पॉइंट डन हो चुका था. लुक एट द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 69, राइट टू वोट, एंड लिसन केयरफुली. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड द प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर अडल्ट्स. कि देखो ये राइट टू वोट मतलब जो हमारे राइट है वोटिंग करने का वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं. मेड टू प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर अडल्ट. जो भी अडल्ट होते हैं, जो भी 18 ईयर वाले जो भी पर्सन रहो या फीमेल रहो उसे ये वोटिंग करने का राइट है इंडिया में. पहले 20 ईयर का था मगर उसको चेंज करके अब क्या हो गए हैं 18 ईयर. तो अभी जिसको भी 18 ईयर कंप्लीटेड है फिर वो कोई भी रहो, कौन से भी पार्ट का रहो, इंडिया के कौन से भी स्टेट में रहो, वो पुअर रहो या रिच रहो, कोई भी रहो, वो फीमेल रहो या मेल रहो, तो उसे अपने वोटिंग करने का राइट टू वोट करने का उसको पूरा ये क्या है कि एक उसको हक है. ओके. In the pre-independence and period and several provisions and existed and which restricted the right to vote. Pre-independent में से तब नहीं था हमें. ओके. All such provisions and were and cancelled after the independence and the Indian Constitution and guaranteed adults suffer by the given the right to vote equally to both men and women above the age of 21 years. तो देखो कि ये इंटरडिपेंडेंस जैसे कि इंडिपेंडेंस जैसे भी इंडिया हुआ उस समय से इंडिया में ये हमें सब रूल मिल गए. तो इंडिपेंडेंस हुआ था ना जैसे कि 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया. तो तब से जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में फिर ये उन्होंने इंक्लूड किया था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इंक्लूड किया था और उनके साथ वाले जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने सब मिलकर ये उसमें इंक्लूड किया था 20 ईयर जिसको कंप्लीट है वो अडल्ट इंसान रहो या फीमेल रहो वो क्या कर सकता है वोटिंग कर सकता है. उसको राइट है राइट टू वोट करने और उसकी एज थी तब 21 ईयर. The voting age was the later reduced and from the 20 year to the 18 which gave the opportunity of the political participation to the young generation in the India. तो उसके बाद कुछ ईयर आफ्टर तो ये 21 ईयर का जो भी वहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि 21 ईयर होने के बाद ही वो वोटिंग कर सकता है. तो उसको चेंज किया गया और चेंज करके उसका ईयर जो भी है वो कौन सा बनाया गया 18 ईयर. जैसे कि 21 ईयर का इसमें कन्वर्ट किया गया 18. तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट चल रहा है राइट टू वोट. राइट टू वोट पहले क्या था देखो 1950 में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ तो 21 ईयर ये एज थी. उसके बाद उसमें चेंज हुआ
चेंज करके वो 80 ईयर का हो। तो अभी जिसको 80 ईयर कंप्लीट है वो राइट टू वोटिंग कर सकता है। आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू द यंग जनरेशन एंड सच इंडिया, तो ये पॉलिटिक्स में ये यंग जनरेशन को आने के लिए उन्हें चांस मिल गया। एंड सच प्रोविजंस एंड हैव मेड इंडियन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, लोकशाही जिसे बोलते कि मतलब डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि यहाँ पर सब हम आज़ाद हैं, किसी के हुक्म के नीचे हम नहीं रह सकते, हुक्म से यहाँ पर नहीं है। कोई बोलेगा हमें चलिए यहाँ पर बैठ जा तो हम बैठ जाएंगे क्या उससे सुनकर, नहीं। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी है इंडिया में। तो ये डेमोक्रेसी हमें किसने दी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। सब लोगों को यहाँ पर फ्रीडम से रहने के लिए आज़ादी जो मिली है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है हमें। डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स ऑन कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। जो भी डेमोक्रेटिक नेशन है इन सब नेशन में सबसे ज्यादा करके वोटर किस कंट्री के, हमारे इंडिया के। इंडिया के वोटर जितने हैं उतने कौन सी ही कंट्री में वोटर नहीं है जो डेमोक्रेसी कंट्री है। दिस चेंज इज नॉट ओनली क्वांटिटेटिव एंड बट आल्सो क्वालिटेटिव एज न्यू पॉलिटिकल पार्टीज आर द इमर्जिंग विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ यंग वोटर्स। तो देखो पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको ये यंग लोगों का क्या मिलने लगा, अभी सपोर्ट मिलने लगा। जैसे कि उसमें जैसे कि सत्ता में आने के लिए दो पार्टीज होती है, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, ऐसी जो भी पार्टीज है, उन पार्टी को अगर सत्ता में आना है तो कुछ तो अच्छे वर्क करना चाहिए। जो पार्टी हमें अच्छे से वर्क कर रही है, कंट्री के लिए कुछ हमारे लिए अच्छे से काम कर रही है, तो सब लोग क्या करते हैं, उसे ही वोटिंग करते हैं। जैसे कि 2004 में कांग्रेस का ये था, उस पार्टी का वहाँ पर गवर्नमेंट था। अभी 2014 से बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो हमने वो क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया। हमें जिसका गवर्नमेंट लगा हम उसे वोटर देकर उसे विनर कर देते हैं। तो ऐसा ये होता रहता है कि ये लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। लोगों को जो भी गवर्नमेंट अच्छा लगा लोग उसको क्या कर देते हैं, वोटिंग कर देते हैं। And political parties are the emerging with the active support of the younger voter, and these parties represent an various expectation of a people, and the compete in the political sphere. तो पार्टी से रिप्रेजेंट एंड वेरियस एक्सपेक्टेशन मतलब क्या, उनसे उम्मीद रखना। ओके, ये पीपल क्या करते हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए कुछ तो अच्छा करेगा ये गवर्नमेंट, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उन्हें ज्यादा वोटिंग करते हैं। अब जैसे कि देखो अब बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है, लोगों को लगा कि हमें वो चलो वो सपोर्ट करेंगे, फिर लोगों ने ज्यादा करके उसको वोटिंग किया। उसके पहले जो भी गवर्नमेंट था, लोगों ने उस समय लगा कि हमें वही ज्यादा एक्सपेक्टेशन उनसे थी लोगों को, तो फिर उन्होंने उनको वोटिंग किया। तो ये क्या होता रहता है, ये चेंजेस होता रहता है। जैसे हमें जो गवर्नमेंट आगे समझिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो हम आगे चल के दूसरे गवर्नमेंट बना सकते, तो ऐसा ये होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन पहले समझ के ले लो, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। स्टार्ट करो। डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइजेशन unto democracy। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स वो हाई लेवल से, मतलब ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से तो पंचायत तक, ये पूरे सबको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। गवर्नमेंट पहले कैसा था, गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल और स्टेट के लिए ही था। पहले यहाँ पर ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, इन लोगों के लिए जिला परिषद, पंचायत समिति, ये जो भी नीचे वाले जो भी लोकल लेवल के लोग थे उनके हाथों में पावर नहीं था। ओके, तो इससे कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज। तो इंडिया में कैसा है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये पंचायत, म्यूनिसिपालिटी,
ये कब से स्टार्ट हुई? 1992 में उसका इस्टेब्लिश हुआ था, वो देखने वाले हम आगे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर इज सेंट्रल टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। A decentralization and control the misuse of power and also the create opportunity for the political, next page open करो, political participation and for the common people। तो ये देखो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से कॉमन पीपल को भी पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी में उसको कॉमन पीपल को भी पार्टिसिपेट होने का एक चांस मिलता है, जैसे कि सरपंच, उसके बाद ऊपर के लेवल में म्यूनसिपालिटी वाले, फिर यहाँ पर स्टेट लेवल में फिर लेजिस्लेचर में होते हैं विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा। तो ऐसे ऊपर भी कहाँ तक भी डिसेंट्रलाइजेशन में हम कहाँ तक भी आम कॉमन पीपल भी प्राइम मिनिस्टर तक जा सकते। जैसे कि हमारे कंट्री का अभी भी प्राइम मिनिस्टर था, वो खुद बोलते कि हाँ मैं कौन था, पहले एक चाय का काम करने वाला एक पर्सन था। तो देखो वो इंसान भी कॉमन पीपल था, तो वो आप कंट्री का क्या बन चुका है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन में हर लोग कोई भी कौन से भी लेवल तक जा सकता है। And the directive principle of state policy and include the provision and for the democratic decentralization. One such the importance and provisions in the regarding empowering the local self-government and make the genius democratic government a reality। देखो अब जीनियस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ये क्या होता है कि जो भी लोकल लेवल के लोग होते हैं उनको ज़्यादा पावर मिलता है, वही लोगों को पहले पावर मिल जाता है। उसके बाद एम्पावरिंग, उनको एम्पावरिंग भी हो जाती, वहाँ से सब लोग ऊपर आने की कोशिश करते, सरपंच लेवल से तो ऊपर तक ये बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि एक पहले देखो सरपंच कौन थे, जैसे कि हमारे स्टेट का एक ये था चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख करके, वो सरपंच थे उनके गांव के। तो सरपंच बनने के बाद वहाँ से लोकल लेवल से इलेक्शन लड़ते गए थे और लास्ट में जाकर हमारे स्टेट के वो मिनिस्टर भी बने थे। तो ऐसे भी लोग कुछ होते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड सेवरल अटेम्प्ट एंड वर मेड एंड टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, वन सच इम्पोर्टेंट अटेम्प्ट्स एंड रीच द 73 एंड 74 अमेंडमेंट्स मतलब क्या, चेंज टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट थे कौन से, 73 और 74, इसमें चेंज किया गया और उसमें क्या बनाया, लोकल लेवल के लिए जो पंचायत, म्यूनसिपालिटी, इनको उनके हक दिए गए, उनको इंक्लूड किए गए इसमें। ओके, पहले वो नहीं थे, ये 1992 में ये इस्टेब्लिश हुआ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ता है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ तभी हमारे गांव में ग्राम पंचायत, सरपंच, ये म्यूनसिपल पार्टी ये बनी 1992 से। उसके पहले सिर्फ स्टेट और सेंट्रल था। And which gave a constitution status unto local self-governing and institution and also increase their power। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये लोकल लेवल के हाथों में भी एक पावर आ गया और वहाँ के काम वो खुद करने लगे। अब सेंट्रल का तो गांव में जाकर देखता, इसलिए गांव की तरफ भी एक ध्यान, वहाँ पर उसका ख्याल, गांव का ख्याल रखने के लिए, गांव की तरफ देखभाल करने के लिए गांव की, वहाँ पर भी एक ग्राम पंचायत हुई और सरपंच वहाँ का काम करने लगा। तो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट में चेंजेस हुआ वो याद रखो, कौन से में चेंजेस हुआ था, 73 एंड 73 और 74, इस पार्ट में चेंजेस हुए थे। 19 कब हुआ था, फिर 1992 में। Do you understand? Now stop lecture and we will meet next video. Thank you.